Okay, good evening to dear all students. Today I will discuss about the module 3 of CS Summer School Fundamental and Application of Thermal Engineering. The topic name is Air Extender Cycle. It is done by the Yogesh Agrawal, Associate Professor from Mechanical Engineering Department, SIRT Excellence. The first slide is the Carnot cycle, which is introduced in the last previous module 2, which is the most efficient heat engine, and it should be of not a practical cycle, not a make a practical, that operate between the two fixed temperature, higher temperature and lower temperature. तो higher temperature को TS से शो किया गया है और lower temperature को TL से शो किया गया है. The thermal efficiency of Carnot cycle is given by, that is the eta TH. Eta is denoting for the efficiency and TH for the thermal efficiency. So thermal efficiency of Carnot cycle equal to 1 minus of lowest temperature upon highest temperature. This is the calculation work, and this is the derivation equations. Open derivation, the performance of the real cycle is often measured in terms of its thermal efficiency. तो इसको वर्क डन के रूप में भी हम चेक कर सकते हैं या बता सकते हैं कि थर्मल इफिशिएंसी क्या होती है. तो दैट इज द रेशियो ऑफ नेट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट. जैसे कि आप देखते हैं कि गाड़ी यदि आप चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त कितनी हीट सप्लाई हुई, उस गाड़ी से कितना आपको वर्क डन मिला, दैट इज द थर्मल इफिशिएंसी. जैसा कि मॉड्यूल 2 में हमने इसके बारे में कार्नोट साइकिल के बारे में बताया था कि व्हाट इज द हैपनिंग देयर, कि 4 प्रोसेस होती हैं. ए से बी आइसोथर्मल एक्सपांशन, बी से 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, सी से डी आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन और डी टू ए आपका एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोल सकते हैं. तो इसके बारे में बताया था. तो इसके कारण हमारी जो एफिशिएंसी का फार्मूला था ये 1 माइनस ऑफ T1 बाई T2 था. तो जो T1 था वो लोएस्ट टेम्परेचर था, T2 जो था हाईएस्ट टेम्परेचर था. तो T1 आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लोएस्ट टेम्परेचर है T1, और T2 जो है ये हाईएस्ट टेम्परेचर पे की हीट सप्लाई हो रही है. द आइडियल गैस इक्वेशन इज डिफाइन. हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि जो गैस इक्वेशन रहती है वो PV इज इक्वल टू RT रहती है यदि वहां पे वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्मॉल v यदि स्पेसिफिक वॉल्यूम है तो PV इज इक्वल टू RT रहती है, और यदि सिंपल वॉल्यूम लेंगे तो PV इज इक्वल टू MRT हो जाएगा. तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम रहता है वो वॉल्यूम अपॉन मास रहता है. तो मास को नीचे करेंगे तो यहाँ पे मास आ जाएगा. तो इस तरीके से PV इज इक्वल टू MRT, ये फेमस इक्वेशन है जो कि गैस के लिए चलती है. इसका इस्तेमाल होगा एयर एक्सटेंडर साइकिल में. इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. वेयर P इज इक्वल टू प्रेशर इन किलो पास्कल. जो P है प्रेशर किलो पास्कल में, स्मॉल v जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है, कैपिटल V जो है वॉल्यूम है, ये मीटर क्यूब में रहता है, स्मॉल v आपका मीटर क्यूब पर केजी में है. जो R की वैल्यू है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन में रहता है, और जो T है टेम्परेचर केल्विन में रहता है. The change of internal energy delta U and delta H of ideal gas can be expressed as delta U जो रहता है change of internal energy, that is the U2 minus of U1 is equal to CB T2 minus of T1. ये आपकी delta U change of internal energy है. Delta H is equal to change of enthalpy, that is the H2 minus of H1 is equal to CP T2 minus of T1. ये आपका change of enthalpy है, ये आपका change of internal energy है. तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डेल्टा U जो है दैट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में होती है, और चेंज ऑफ एंथैल्पी जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होती है. अकॉर्डिंग टू द लॉ 1 PV टू पावर n इज इक्वल टू C, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना. बट जो दुनिया भर की प्रोसेस आपकी होती है थर्मोडायनामिक प्रोसेस, तो हमने आपको यहाँ पे डिस्कशन किया था. दैट इज द आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, पॉलीट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक. तो जो आइसोकोरिक है ये कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाती है, जहाँ की वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है. यदि गैस को गर्म कर रहे हैं तो उसका इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. उसका जो रिजल्ट रहेगा दैट इज P1 by T1 is equal to P2 by T2. आइसोबारिक जो रहती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस रहती है, जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जिसके के रिजल्ट रहते हैं PV1 by T1 is equal to V2 by T2. अब ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, दैट इज द कमिंग फ्रॉम द PV by T is equal to कांस्टेंट. जो आपका PV by T is equal to कांस्टेंट है उससे निकल के आती है. जो आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गे-लुशक लॉ पढ़ा, उनमें से चीजें निकल के आती हैं. आइसोथर्मल है जहाँ की गैस का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है, और गैस के टेम्परेचर कांस्टेंट से जो आपको रिजल्ट मिल रहा है दैट इज P1 V1 is equal to P2 V2. ठीक है. अब आइसेंट्रोपिक की बात करें तो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है, जिसमें कि एंट्रोपी कांस्टेंट है S1 is equal to S2, और जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है वो ये है. तो आपके पास जो पॉलीट्रोपिक की प्रोसेस है जो कि गैस की कंडीशन पे डिपेंड करती है,
उसके लिए जो पीवीटी रिलेशनशिप चलता है वो ये रहता है, T1 by P2 is equal to V2 by V1 to the power of n is equal to T1 by T2 to the power of n upon n minus 1। इस रिलेशनशिप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये रहता है, यदि कोई भी गैस की कंडीशन चेंज हो रही है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो फाइनल यदि इनिशियल कंडीशन में प्रेशर जाता है तो उसको ऊपर ले लीजिए, यदि फाइनल कंडीशन में गैस का प्रेशर ज्यादा है तो उसको ऊपर ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यदि सपोज दैट P1 इज मोर देन द P2, सपोज दैट एक्सपांशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, then there is a, when the pressure is reducing after the expansion there will be a change of volume, तो volume will be increased after the expansion, volume जो है वो बढ़ेगा जबकि प्रेशर यहाँ पे घट रहा है। Similarly at the highest temperature when the piston is at TDC center where the gas is expanded from highest temperature to lowest temperature, the temperature will also reduce, the temperature will reduce from T1 to T2 and इनके बीच में जो रिलेशनशिप है P और V के बीच में वो इनका रहता है जो बोलते हैं PV टू पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसी तरीके से P और T के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है वो P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2 इज इक्वल टू द पावर n अपॉन n माइनस 1 रहता है। ये एक रिलेशनशिप रहता है। या V2 और V और T के बीच में रिलेशन चाहिए तो आप यहाँ पे n और n कैंसिल आएंगे तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका V और T के बीच में रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस की कांस्टेंट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0.2871 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। Cp कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है दैट इज 1.005 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन होती है। Cv इसकी वैल्यू 0.718 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन रहती है। K इज इक्वल टू गामा भी ले सकते हैं दैट इज द 1.4। तो यहाँ पे R जो है दैट इज द आइडियल गैस कांस्टेंट जैसा कि हमने डिस्कशन किया। Cp स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, Cv is the specific heat at a constant volume और K जो है गामा है specific heat ratio, Cp by Cv होता है। This is the photo for the IC engine where the combustion is take place inside of the cylinder, so that means the IC engine internal combustion engine। ये जितने भी आप ऑटोमोबाइल के व्हीकल्स देख रहे हैं ये सब इंटरनल कंबशन इंजन आते हैं जो कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल में काम आएंगे। तो एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस क्या क्या होते हैं? पहला एजम्पशन ये है कि एयर कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रही है, एक क्लोज स्लोप में हो रही है, ऑलवेज बिहेव एज एन आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, ऑल द प्रोसेस मेक अप द साइकिल आर इंटरनली रिवर्सिबल, ये हो रहा है। फिर कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस बाय अ हीट एडिशन प्रोसेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज, ये भी एक प्रोसेस हो रही है कंबशन की जिसके कारण से कि हीट एडिशन प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल सोर्स से हम करवा रहे हैं। तो हीट इज सप्लाइंग फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड द हीट इज रिएक्टेड टू द सिंक बॉडी। जितनी भी प्रोसेस अंदर हो रही है जहाँ पे कंप्रेशन और एक्सपांशन की बात कर रहे हैं वो रिवर्सिबल मैनर में हो रही है, या बोलना चाहिए थी कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम की प्रोसेस भी हो रही है तो वो रिवर्सिबल मैनर में है। तो एयर इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, फ्यूल इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, कंबशन चैम्बर में आके दोनों जब मिक्सअप होंगे तो गैस बना लेंगे। गैस निकलने के बाद यहाँ पे कंबशन जो प्रोडक्ट रहेगा वो यूटिलाइजेशन किया जाएगा इंजन के अंदर और उसके फोर्स से फिर gases expansion होंगी। Here it is gas, air is supplying from this body and air is coming from this side, heat is going to this side, that is the heating section। Suppose that स्पार्क प्लग से यदि आप हीटिंग कराते हैं तो वो कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। A heat reaction process that restore the working fluid to its original state replaces the exhaust process, the cold air standard expansion assumption supply when the working fluid in air has the constant specific heat evaluated at the room temperature that is the 25 degree centigrade or 77 degree Fahrenheit, no chemical reaction taking place in the engine। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है रेसिप्रोकेटिंग डिवाइस के लिए वो यहाँ पे देखना है। दैट इज द टॉप डेड सेंटर जो आप मान के चलते हैं यहाँ पे रहता है सबसे टॉप पे। बॉटम डेड सेंटर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रहता है। स्ट्रोक लेंथ जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर ट्रेवल करता है या बीडीसी से टीडीसी की ओर ट्रेवल करता है तो उसे बोलते हैं एक स्ट्रोक लेंथ। सिमिलरली जहाँ पे कि पिस्टन आपका ट्रेवल कर रहा है जितना एरिया है सर्कुलर एरिया है ये आपका सिलेंडर बोर कहलाता है। इनटेक वाल्व दिया गया है, एग्जॉस्ट वाल्व दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम when the piston is moved from TDC to BDC or BDC to TDC that is called a displacement volume। उसके बाद जैसे ही पिस्टन ऊपर पहुंचता है तो कुछ क्लियरेंस स्पेस हरदम मेंटेन रहता है। ये आप जो देख रहे हैं क्लियरेंस स्पेस है, तो इस क्लियरेंस स्पेस में जितना भी वॉल्यूम रहता है वो आपका क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। द कंप्रेशन रेशियो जो कि R से डिफाइन करते हैं किसी भी इंजन के लिए, इट इज डिफाइन एज द V maximum upon V minimum। तो कंप्रेशन रेशियो
जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम कंप्रेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। जब कोई भी एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रहता है, लेकिन जब कंप्रेस कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम आपका कम हो जाता है। तो वही चीज है, वी मैक्सिमम अपॉन वी मिनिमम, ये आपका जो रेशियो है दैट इज द कंप्रेशन रेशियो, एंड वी बीडीसी अपॉन वी टीडीसी। तो वी बीडीसी यहाँ पे है क्योंकि पिस्टन बाहर था, उसका जब उसको कंप्रेस किया गया, अंदर किया गया, तो वो वी टीडीसी हो गया। द मीन इफेक्टिव प्रेशर इज अ frictious pressure that if it is operated on the piston during the entire power stroke would produce the same amount of net work as that produced during the actual cycle. मीन इफेक्टिव जो प्रेशर रहता है ये नेट वर्क डन अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम के डिफरेंसेस के सॉरी V1 माइनस ऑफ V2 के बराबर रहता है। V1 हम V मैक्सिमम को मान सकते हैं और जो V मिनिमम है ये V2 को मान सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है जो मीन इफेक्टिव प्रेशर रहता है। होता क्या है जनरली कि इंजन के अंदर 4 प्रोसेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट, ये सभी को पता है। इन 4 प्रोसेस में हर एक प्रोसेस में प्रेशर चेंज होता रहता है, तो उसकी एक मीन इफेक्टिव वैल्यू अपने को निकालनी रहती है जो कि इंजन सिलेंडर पिस्टन पे वर्क करती है। और उसके वर्क करने के दौरान यहाँ पे अपने पास जो वर्क डन मिलता है वो नेट वर्क डन कहलाता है। उस नेट वर्क डन के दौरान कितना वॉल्यूम जो है वहां पे मूव किया, जैसे कि मैक्सिमम वॉल्यूम से मिनिमम वॉल्यूम की तरफ गया, इससे ज्यादा आपका डिफरेंस नहीं आएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो रहता है नेट वर्क डन अपॉन द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द V max and the V minimum, that is called the mean effective pressure. ये ऑटो साइकिल है, इसको शायद आपको कभी याद आया होगा, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पढ़ा करते थे, जिसमें कि आप देखा करते थे कि ऑटो साइकिल जो कि पेट्रोल इंजन के लिए वर्क करता है, ये आपका जो है डायग्राम आप देख रहे हैं दैट इज द आइडियल डायग्राम, दैट इज द आइडियल डायग्राम, इट इज कॉल्ड आइडियल पीवी डायग्राम। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है सारी आप जो देख रहे हैं, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, इनटेक। तो कंप्रेशन के दौरान सपोज दैट यदि हम बात करें 4 स्ट्रोक की, तो 4 स्ट्रोक में हर एक प्रोसेस अलग अलग स्ट्रोक में होती है। कंप्रेशन की यदि बात करें तो कंप्रेशन एक अलग स्ट्रोक में होगा और पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा। पावर की बात करें तो जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ बढ़ता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है और पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है। सिमिलरली एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात करें तो पिस्टन फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे फिर गैसेस जो एग्जॉस्ट वॉल्व्स हैं वो बाहर निकल जाती हैं। कंप्रेशन और पावर के केस में दोनों वॉल्व, इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व, दोनों ही वॉल्व बंद रहते हैं। फिर फाइनली यदि इनटेक स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे जो शुरुआत होती है वो इनटेक स्ट्रोक से ही होती है। तो इनलेट वाल्व खुला रहता है, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आता है, सप्लाई होता है, और उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व बंद रखा जाता है, यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर कार्बोरेटर के थ्रू अंदर तक किया जाता है। तो ये आपकी एक्चुअल 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन की वर्किंग है, ये आइडियल है। तो आइडियल के केस में आप देखेंगे कहीं पे भी आपको डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा, फ्रैक्शनल लॉसेस नहीं मिलेंगे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली होंगी। और ऐसा मान के चलेंगे कि जितना भी आइडियल ऑटो साइकिल में वो हाइपोथेटिकली चल रहा है। एक बोलना चाहिए कि हाइपोथेटिकली मीन्स आपका कि आपका जो चीज है वो आइडियल मान के चल रहे हैं, कि हम मान के चल रहे हैं कि हीट एडिशन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, हीट रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहेगा, जो कंप्रेशन होगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू होगा, और यहाँ पे जो एक्सपांशन होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगा। तो उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है, 1 to 2 compression isentropically, 2 to 3 constant volume heat addition, 3 to 4 ये आपका isentropic expansion, 4 to 1 heat reaction। तो इस तरह की चीजें ये आपकी आइडियल में केस में हो रही हैं। लेकिन यदि एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल केस में लॉसेस होते हैं, जिसके कारण से कि वॉल्व कई बार आपका देर से खुलता है या देर तक खुला रहता है, ठीक है ना। तो कौन सा वाल्व देर से खुल रहा है और कौन सा वाल्व देर तक खुला रहता है, उसके बारे में आप यहाँ देखेंगे तो इनलेट वाल्व आपका देर से खुलता है, जिसकी वजह से कि एयर फिल मिक्सचर लेट आता है, एंटर करता है। कंप्रेशन जो हो रहा है वो आइसेंट्रोपिकली नहीं हो रहा है, ये किसी और रूल को फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे जो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हमने आइडियल साइकिल में बताया था, वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन भी नहीं हो रहा है, वो किसी और प्रोसेस से हो रहा है। फिर यहाँ पे स्पार्क प्लग थोड़ा और पहले ही स्पार्क प्लग को स्पार्किंग करनी चाहिए, आप जो देख रहे हैं स्पार्क प्लग को स्पार्किंग यहाँ पे करनी चाहिए, लेकिन वो पहले ही कर देता है स्पार्किंग। स्पार्किंग करने से एक्सपांशन होगा, एक्सपांशन यहाँ पे खत्म होना चाहिए लेकिन एक्सपांशन यहाँ पे खत्म हो रहा है। और जो एग्जॉस्ट है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
द प्रोसेस इन द ऑटो साइकिल, जो कि हमने आपको बताया कि 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन है, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन है। अब इनके जो रूल रेगुलेशंस हैं कि कौन कौन से फार्मूले लगेंगे हर एक प्रोसेस के लिए, वो यहाँ पे दिखाया गया जैसा कि हमने बताया था। अब चूंकि यहाँ पे यदि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एन इज इक्वल टू गामा ही कहलाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन के लिए एमसीबी T3 माइनस ऑफ T2, जैसा कि हमने आपको फार्मूला बताया था। आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन करेंगे तो ये फार्मूला मिलेगा आपको। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम में ये फार्मूला आएगा। तो जो डायग्राम है, डायग्राम के हिसाब से सारी चीज बता रहे हैं। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो इसके पीवीटी रिलेशनशिप लगेंगे। 2 to 3 आपका जो है यहाँ पे चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई हो रही है तो हीट सप्लाई इज इक्वल टू चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी, वो वहां पे लिख दी गई है। 3 to 4 पीवीटी रिलेशनशिप लगेगा, वो हमने लगा दिया है। 4 to 1 आप जो देख रहे हैं वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन जब होगा तो जो हीट ट्रांसफर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम में वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। और चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हमने शुरुआत की स्लाइड में बताई, दैट इज द एमसीबी T4 माइनस ऑफ T1। थर्मल इफिशिएंसी क्या होगी ऑटो साइकिल की, दैट इज द किसी भी साइकिल की इफिशिएंसी नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई के रेशियो के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो थर्मल इफिशिएंसी है आपकी हीट सप्लाई है, तो जो नेटवर्क डन है दैट इज द क्यू नेट। क्यू नेट क्या होगा, क्यू इन माइनस ऑफ क्यू आउट, क्यू इन माइनस ऑफ क्यू आउट अपॉन क्यू इन, तो 1 माइनस ऑफ क्यू आउट बाई क्यू इन ये बचेगा। तो क्यू आउट आपका हीट रिएक्शन हो रहा है, क्यू इन हीट सप्लाई हो रही है। तो क्यू जो नेट है माइनस ऑफ डब्ल्यू नेट जो आपका लिखा है दैट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो आपके पास जो क्यू नेट है दैट इज द क्यू नेट 2 to 3 आपका हीट सप्लाई जो हो रही है वो यहाँ पे एमसीबी T3 माइनस ऑफ T2 हो रही है। और यदि फर्स्ट लॉ लगा देंगे तो Q4 to 1 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे Q आउट के रूप में, दैट इज द एमसीबी T4 1 माइनस ऑफ T4। दोनों ही इक्वेशंस को यहाँ पे Q इन और Q आउट को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। Q आउट यहाँ पे है, Q इन यहाँ पे है, वो चीज आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे पुटअप करने के बाद जो थर्मल इफिशिएंसी का फार्मूला है वो चेंज होके इस फॉर्म में आएगा, टेम्परेचर रेशियो के फॉर्म में आएगा, दैट इज द 1 माइनस ऑफ T4 माइनस ऑफ T1 और अपॉन T3 माइनस ऑफ T2। तो T1 को यहाँ से बाहर ले लेंगे और T2 को यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो जो इक्वेशन रहेगी वो अंदर की थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो T4 बाई T1 हो जाएगा माइनस ऑफ 1। इसी तरह T2 को यहाँ से बाहर लेंगे तो T2 ब्रैकेट में T3 बाई T2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास दो प्रोसेस होती है, 1 to 2 और 3 to 4। इसको यदि हम कंसिडर करेंगे जो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है तो उससे हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है कि चूंकि वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट है, V3 बराबर V2 है और V4 बराबर V1 है, तो उस केस में जो टेम्परेचर रेशियो होगा वो इस तरीके से मिलेगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T4 या T4 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2। तो ऑटो साइकिल की जो इफिशिएंसी रहेगी दैट इज द 1 माइनस ऑफ T1 बाई T2। ये आप देख रहे हैं, ये ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी है जो आप ग्राफ देख रहे हैं। बहुत ज्यादा इफिशिएंसी नहीं बढ़ती है ड्यू टू द मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसे जरूरी नहीं कि कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाते हैं इफिशिएंसी बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा 55% तक इफिशिएंसी, 60% तक इफिशिएंसी ऑटो साइकिल की आती है, जो कि फार्मूले में आप देख रहे हैं थर्मल इफिशिएंसी यहाँ पे आपके पास 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1 निकल के आ रही है। तो जरूरी नहीं कि कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाते रहे तो इफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट के आने के बाद इफिशिएंसी जो है थोड़ी सी स्टेबल फॉर्म में हो जाती है, क्योंकि वहां पे मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बाद इफिशिएंसी बढ़ना बंद हो जाती है। ज्यादा कंप्रेशन रेशियो हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा तो वो पार्ट्स को मेल्ट कर देगा। तो जिस वजह से यदि पार्ट्स मेल्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से वहां पे दिक्कतें बढ़ेंगी और इंजन फ्रीज हो जाएगा। तो ये एक न्यूमेरिकल है ऑटो साइकिल का जिसमें कि बताया गया है कंप्रेशन रेशियो 9 है। एयर को वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज किया जा रहा है। P1 95 किलो पास्कल है, T1 17 है, V1 जो है 3.8 लीटर है। ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस 7.5 किलो जूल ऑफ हीट आर एडेड। डिटरमाइन ऑल TS PS। हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना है, प्रेशर निकालना है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है और वर्क रेशियो निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो ये सारे पॉइंट आपको निकालने हैं यदि आपको ये पैरामीटर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले कोई भी साइकिल की प्रॉब्लम आए तो आप पीवी डायग्राम बनाएं। पीवी डायग्राम बनाएंगे तो उस पीवी डायग्राम में सारी प्रोसेस को शो करें। 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और 4 to 1 आपका यहाँ पे एग्जॉस्ट होगा कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं
तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स में सभी जगह आप पुटअप कर दीजिए जो जो चीज दी हुई है। जो वॉल्यूम आपका दिया लीटर में दिया है, इस वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, यहाँ से आपका T2 मिल जाएगा। फिर आपका प्रेशर, चूंकि 1 to 2 प्रोसेस कंसिडर कर रहे हैं तो प्रेशर P2 मिल जाएगा पीवीटी रिलेशनशिप से, जो हमने बताया आपको। इसी तरीके से आप यदि आगे बढ़ेंगे तो हीट सप्लाई जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि एमसीबी T3 माइनस ऑफ T2 है। अब आप देखेंगे यहाँ पे T1 दिया हुआ है और हीट सप्लाई दी हुई है 7.5 किलो जूल, और आपके पास T2 की वैल्यू आ गई है। T3 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो T3 की वैल्यू इजिली आ जाएगी आपके पास। और भी वैल्यू दी हुई है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे V1 दिया हुआ है, तो PV इक्वल टू MRT करेंगे तो उससे आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी। M की वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास T3 की वैल्यू आ जाएगी। CB की वैल्यू स्टैंडर्ड लेके चलनी, ध्यान रखिएगा। CB की वैल्यू जनरली कई बार वो नहीं देता है, नहीं देता तो उसके लिए 0.717 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन इसको आप कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास T3 की वैल्यू आएगी वो ये आ रही है, T3 की वैल्यू ये आ रही है। और फिर प्रोसेस 3 to 4 कंसिडर करेंगे तो उसके पास T4 और P4B की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हीट रिएक्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे, तो हीट रिएक्शन दैट इज द MCB T4 माइनस ऑफ T1, तो M की वैल्यू जो आई थी उसको पुट कर देंगे। CV की वैल्यू 0.717 है और T4 आपके पास इतना है, T1 आपके पास उतना है। देन W नेट जो रहेगा दैट इज द हीट सप्लाई माइनस ऑफ हीट रिजेक्शन, उससे करेंगे तो W नेट आ जाएगा, और W नेट जब आ जाएगा तो इफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि आपके पास हीट सप्लाई पता है। तो इससे आपकी इफिशिएंसी आप जो देख रहे हैं 58.5% आ रही है। जैसा कि मैंने बताया था 60-65% ज्यादा इफिशिएंसी नहीं आती है। तो जब इतनी इफिशिएंसी नहीं आती तो व्हाट विल हैपन, लॉसेस कहाँ हो रहे हैं? लॉसेस इस तरीके से हो रहे हैं कि आप यदि पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में तो जरूरी नहीं कि उस पेट्रोल की थर्मल एनर्जी का यूटिलाइजेशन पूरा वर्क डन में हो जाए। उसका कुछ पार्ट आपका 60% पार्ट आपका कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन में, 40% लॉसेस में जा रहा है। और वो लॉसेस आपके हीट रेडिएशन में होते हैं, वो लॉसेस आपके कूलिंग वाटर जैकेट में होते हैं, वो लॉसेस आपके सिलेंडर हेड में होते हैं। कई जगह जहाँ के पार्ट्स गर्म हो जाते हैं तो उसके कारण से भी लॉसेस होते हैं। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने के लिए तरीका हमने सिखाया था कि W नेट अपॉन V1 माइनस ऑफ V2, वही चीज यहाँ पे पुटअप की गई है। तो V1 को बाहर ले लिया, 1 माइनस ऑफ V2 बाई V1 कर लिया। इसके हिसाब से आपका V2 बाई V1 जो है वो कंप्रेशन रेशियो का रेसिप्रोकल रहेगा, दैट इज द 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1/9 पुट कर देंगे। और जो V1 रहेगा वो आपने शुरुआत में निकाल लिया था 0.875 था। इससे आपका 1298 किलो पास्कल आया है। ये जो आपका आया है इसके हिसाब से आप उसको बार में भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो बैक वर्क रेशियो था दैट इज द कंप्रेशन वर्क डन अपॉन द एक्सपांशन वर्क। तो कंप्रेशन वर्क कितना है उसके लिए फार्मूला लगाइए, CV T2 माइनस T1। जो एक्सपांशन वर्क है दैट इज द CV T3 माइनस T4। ऐसा करेंगे तो 22.5% आपका बैक वर्क रेशियो आ जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं आपको स्लाइड्स दूंगा तो उसके हिसाब से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं। अब प्रोसेस डीजल साइकिल की बात करें, ऑटो साइकिल हो चुका आपका। डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल में सिर्फ एयर अंदर आती है, पेट्रोल अंदर, फ्यूल अंदर मिलता है, डीजल अंदर मिलता है। तो 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जो हो रहा है एयर का हो रहा है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, सिर्फ यहाँ पे जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा कंप्रेशन होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे फ्यूल अंदर मिलेगा। तो जब फ्यूल अंदर मिलेगा तो फ्यूल इंजेक्ट करता है यहाँ पे, और फ्यूल इंजेक्ट करने के कारण यहाँ पे फिर जो कंबशन की प्रोसेस होगी आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होगी, और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन होने के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे पिस्टन को फोर्स मिलेगा और पावर मिलेगी। तो दिस इज अ डिफरेंस गैसोलीन इंजन इज डीजल इंजन। गैसोलीन इंजन में आप देखेंगे तो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर रहेगा कंबाइंड रहेगा, और डीजल इंजन में जो रहेगा आपका वो सिर्फ एयर रहेगी। ठीक है, ये इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम है। पीवी डायग्राम में आप 1 to 2 देखेंगे तो आइसेंट्रोपिक है, कंप्रेशन एयर का हो रहा है। 2 से 3 में हीट सप्लाई हो रही है, तो हीट सप्लाई के दौरान यहाँ पे जो है हीट इनपुट हो रहा है with the help of the fuel is injected from this point to this point continuously, and this point is called the cutoff point। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है और 4 to 1 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन हो रहा है। इसी चीज को यहाँ पे टीएस डायग्राम में दिखाया गया है। तो 1 to 2 वर्टिकल लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपांशन आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है या कंप्रेशन है। 2 to 3 आप जो देख रहे हैं यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, 3 to 4
आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है जहाँ की एंट्रोपी कांस्टेंट है, और उसके बाद 4 to 1 आप जो देखेंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट वॉल्यूम जो है हीट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें डिस्कशन कर सकते हैं। V1/V2 ऑलरेडी कंप्रेशन रेशियो है, ये जो आप देख रहे हैं V1/V2 कंप्रेशन रेशियो है, एंड V3/V2 ये जो आप देख रहे हैं ये कट ऑफ रेशियो कहलाता है, ये लिखा हुआ है, इसको आरसी के रूप में शो कर रहे हैं। फ्यूल की सप्लाई यहाँ से चालू होकर यहाँ पे खत्म होती है, तो कट ऑफ रेशियो V3/V2 कट ऑफ रेशियो है, आरसी है। फार्मूले कौन कौन से यूज होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वो ये है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन। तो जितनी प्रोसेस रहेगी उसके हिसाब से फार्मूले यूज होंगे, जितनी प्रोसेस रहेगी उसके हिसाब से फार्मूले यूज होंगे। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जैसा कि ऑटो साइकिल में यूज हो रहा था वही फार्मूला है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन में ये वही फार्मूला है, फिर उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन में भी अपने पास वही फार्मूला है जो हम ले रहे थे। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है तो MCP T3 - T2 आ जाएगा। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन जैसा कि पहले था ऑटो साइकिल में वैसे यहाँ पे रहेगा MCP T4 - T1। तो उसी तरीके से एफिशिएंसी यहाँ पे भी निकालेंगे जैसे ऑटो साइकिल में आपने निकाला था। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल दैट इज W net अपॉन द हीट सप्लाई इज इक्वल टू 1 - ऑफ द Q out by Q in। जो हीट सप्लाई है दैट इज द MCP T3 - T2, ये हम करते आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं, तो ये यहाँ पे उसका फार्मूला लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन जो है एक प्रकार से आप देखेंगे तो जो वर्क डन है वो जीरो नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर में कभी भी वर्क डन जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे हीट इनपुट जो निकल रहा है वो MCP T3 - T2 के फॉर्म में निकल रहा है। इसी तरीके से जब कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे MCP T4 - T1 आ जाएगा। तो ये सारी चीजें को जब पुट करेंगे तो Q आउट जो Q इन रहेगा दैट इज द MCP T4 - T1, MCP T3 - T1 दैट इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द DO साइकिल। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपको चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली जो हमारा फार्मूला डेवलप होके निकल के आता है थर्मल एफिशिएंसी डीजल साइकिल की दैट इज द 1 - of 1 by कंप्रेशन रेशियो की पावर K - 1, K is also गामा इनटू कट ऑफ रेशियो जो कि आरसी से शो किया गया है टू द पावर गामा -1 अपॉन ये आपका के कंप्रेशन रेशियो है और ये कट ऑफ रेशियो RC -1। तो एक एग्जांपल के रूप में यदि समझें डीजल साइकिल के लिए तो 1 to 2 आपका कंप्रेशन जो हो रहा है, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, 3 to 4 आपका कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपांसन या आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन है, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिएक्शन है। तो प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, एक डीजल साइकिल जिसका की कंप्रेशन रेशियो 18 है और कट ऑफ रेशियो 2.5 है। The state at the beginning of the compression is fixed by P is equal to 0.9 and T is equal to 300 Kelvin। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर दिया है, इनिशियल कंडीशन पे टेम्परेचर दिया है, तो आपको क्या निकालना है, थर्मल एफिशिएंसी साइकिल की निकालनी है, मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। आपके पास जो दिया हुआ है डेटा वो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो दिया है दैट इज V1/V2 18, V3/V2 2.5 दिया है और इनिशियल कंडीशन दी है। उसके बाद आपको थर्मल एफिशिएंसी, मैक्सिमम प्रेशर और मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। तो आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे जो फार्मूला रहता है दैट इज T2/T1 इक्वल टू V1/V2 टू द पावर K - 1, इससे T2 निकलेगा। इसी तरीके से क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है तो जब 2 to 3 में गैस इक्वेशंस लगाएंगे आप तो V2/T2 इक्वल टू V3/T3 आएगा और T3 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी 2383, क्योंकि T2 आपको यहाँ से मिल गया है और V3/V2 आपका दिया हुआ है। प्रोसेस 3 to 4 करेंगे आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन में तो आपके पास यहाँ पे जो T4 की वैल्यू है वो निकल के आएगी 1082 केल्विन निकल के आएगी। इन सारी वैल्यूज को पुट करना है तो उसके बाद हमारा आंसर आएगा। तो Q इन जो कि हमारा MCP T3 - T2 होता है, तो M इज इक्वल टू कंसीडरिंग 1 kg CP T3 - T2, CP की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 1.005 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन लेनी है। Q 4 to 1 दैट इज CB, यहाँ पे CB आएगा T4 - T1, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी 561.48 आएगी किलो जूल पर केजी। जो नेट वर्क डन रहेगा Q in - Q out रहेगा, ये आ जाएगा। तो जब पुट करेंगे नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई एफिशिएंसी 60.93। तो कंपेयरिंग टू ऑटो साइकिल जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डीजल साइकिल की थोड़ी सी ज्यादा आती है।
अब चूंकि मैक्सिमम प्रेशर निकालना है तो जो प्रेशर P2 का आया है वही प्रेशर P3 रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। और P2 को प्रेशर निकालने के लिए इक्वेशन यूज करेंगे P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1 की पावर K-1/K। तो इससे आपके पास P2 निकलेगा जो कि P3 के बराबर है। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो कि नेट वर्क डन अपॉन इसके बराबर रहता है, जब आप करेंगे तो 969.1 किलो पास्कल है। दूसरी प्रॉब्लम में आप देखेंगे तो कुछ अलग तरह के डेटा दिए हुए हैं, उन डेटा के बेस पे अपने को सारे कैलकुलेशंस करने हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड शेयर करूंगा मैं आप लोगों को, दे दूंगा PDF के फॉर्म में, तो आप इसमें देख के कर सकते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं।